क्लास हमारी क्लास 8th साइंस चैप्टर 12 फ्रिक्शन हम पढ़ रहे हैं। फ्रिक्शन पार्ट 2 सेकंड क्लास हमारी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, एक्टिविटी 12.2 में क्या लिखा है। कह रहा मेक एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब समझो, जब ये बात लिखी होती है तो हमें मीनिंग क्लियर होना चाहिए ना। इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड मतलब झुका हुआ सरफेस। अब झुका हुआ सरफेस से क्या मतलब है, देखना अगर कोई, मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं। ये देखो, जैसे ये कार्ड है, ये ऐसे पड़ा हुआ है तो ये हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल ऐसे लेवल में। लेकिन अगर इसके एक हिस्से को हम नीचे ही रखें और एक हिस्से को ऊपर उठा दें, ठीक है, दिखाई दे रहा है, एक हिस्से को ऊपर उठा दें, एक को नीचे रख दें, तो इस कंडीशन में हम इसे इंक्लाइंड प्लेन कहेंगे। इस पे मैं ये रखूंगा तो ये स्लिप कर जाएगी नीचे, कोई ऑब्जेक्ट रखूंगा तो ये क्या करेगी, नीचे स्लिप कर जाएगी। तो ये इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसा कोई सरफेस जो एक तरफ से नीचे और एक तरफ से ऊपर हो, जैसे तुम्हारा फिसलने वाला झूला होता है, इस तरह से। प्लेन का मतलब सरफेस और इंक्लाइंड मतलब एक तरफ से झुका हुआ, ठीक है। तो उसने कहा है मेक एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन ए स्मूथ फ्लोर। आप बिल्कुल चिकने से फर्श पे एक इंक्लाइंड प्लेन बना लो, ऐसे ही जैसे आपका झूला है। ऑन द टेबल, टेबल पे बनाओ इसे, कोई लकड़ी का लॉग लेके, फट्टा लेके उसको एक तरफ से उठा लो, एक तरफ से नीचे रखो। यू मे यूज ए वुडन बोर्ड, कह रहा लकड़ी का कोई बोर्ड यूज कर सकते हो जिसको ब्रिक से सपोर्ट करो, यानी एक तरफ ईंट रख दो, ब्रिक एक तरफ ब्रिक रख दी। जैसे देखना, ये सपोज ये इसी को मान लेते हैं हम, ये हमने ब्रिक रख दी, ये ऐसे है ना, इसको ऐसे रख दिया और इसके ऊपर इसे ऐसे रख दिया। तो कह रहा लकड़ी का वुडन जो ब्लॉक है उसे ऐसे रख लिया आपने और एक तरफ ब्रिक से उसे सपोर्ट कर दिया, तो यहां से ये उठा हुआ और यहां से नीचे है। तो ये प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा क्या करने के लिए कह रहा है। या फिर बुक रख दो एक तरफ। पुट ए मार्क विद अ पेन एट एनी पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। कह रहा है इंक्लाइंड प्लेन को जब आप रखोगे तो किसी भी पॉइंट पे ऐसे करके ए मार्क लगा लो उस पे, ठीक है। नाउ लेट द पेंसिल cell move down from this point. How far does it move on the table before coming to rest? Note down the distance. Now spread a piece of cloth over the table. Make sure that there are no wrinkles in the cloth. Try the activity again. देखना, ये आप घर पे कर सकते हो बेटा। ये डायग्राम में बहुत साफ दिखाया हुआ है। ये इधर बुक रखी और एक बुक को ऐसे रख दिया टेढ़ा, इस टेढ़े रखा हुआ है, इसी को इंक्लाइंड प्लेन का। इस पे यहाँ पे एक पॉइंट ए मार्क कर दिया, ए। और ये जो सेल है बैटरी का, पेंसिल सेल जो घड़ियों में डालते हैं, इसको हमने यहाँ रखा। जैसे मैं अभी ये इसको यूज करके दिखा रहा था तुम्हें, इसको यहाँ रखा और छोड़ दिया। तो ये आप देखोगे कि रोल करते हुए नीचे आएगा, नीचे आएगा और टेबल पे रोल करते हुए दूर जाएगा, कहीं ना कहीं ये रुकेगा। तो देखो जहां भी रुका वहां पे ऐसे निशान लगा लो आप, ठीक है। सेकंड केस में कह रहा है कि अब जो टेबल पे इसके नीचे टेबल पे ये वाला देखना, ये कपड़ा बिछा दिया है टेबल के ऊपर, ये क्लॉथ। आप अपने बुक में दिखोगे साफ दिखाई देगा। कह रहा है अब सेम काम दोबारा करो। अब आप देखोगे कि अब ये जो सेल आया है ये यहां रुक गया, पहले केस में यहां तक गया था, तो डिस्टेंस कम हो गया है। इसने कहा है कि खास बात कि जब कपड़ा बिछाओ तो उस पर कोई रिंकल, धारियां, सिलवटें ना रह जाएं। तो कोई सिलवटें नहीं रहनी चाहिए, अच्छी तरह से कपड़े को प्लेन करके बिछा दो। और फिर आप देखो कि कितने डिस्टेंस पे वो जाके रुकता है। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग थिन लेयर ऑफ सैंड। अब कपड़ा हटा दो और हल्की हल्की मिट्टी जो है उसकी लेयर टेबल पे बनाओ, फिर एक्टिविटी को रिपीट करो, ठीक है। तो कह रहा है कि इन विच केस द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम, किस केस में सबसे कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो तीन चीजें आपने यूज की, एक तो सिंपल टेबल थी, फिर आपने क्लॉथ यूज किया और फिर आपने सैंड यूज किया। तो ये फर्स्ट था, सेकंड था और ये थर्ड था। मिनिमम डिस्टेंस किस केस में करेगा, जिसमें फ्रिक्शन सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा।
तो मेरे अकॉर्डिंग जो सैंड है उसमें फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा। फ्रिक्शन जहां सबसे ज्यादा होगा वहां पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो मिनिमम होगा, मिनिमम। तो आपके सैंड के केस में मिनिमम डिस्टेंस कवर करता है। क्यों? बिकॉज इन दिस केस फ्रिक्शन इज मैक्सिमम। तो रीजन लिख दोगे, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वजह से। डिस्कस दी, वो कह रहा है डिस्कस करो, वाई डिस्कस द रिजल्ट, रिजल्ट को डिस्कस कर लो कि किस केस में कैसे। तो फ्रिक्शन कम होगा तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। हमने सीखा क्या? फ्रिक्शन कम है तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, फ्रिक्शन ज्यादा है तो कम डिस्टेंस। वही बात हम दोबारा सीख रहे हैं बार बार। फ्रिक्शन अपोज दी मोशन, फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। डज द डिस्टेंस कवर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस? यस, डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो सरफेस के नेचर पे डिपेंड कर रहा है। कुड द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल ऑल्सो अफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट? यस, सेल का जो सरफेस है उसकी स्मूथनेस अगर अच्छी है, वो भी अच्छा स्मूथ है तो ज्यादा दूर तक जाएगा। अगर वो स्मूथ नहीं है, रफ है, तो कम डिस्टेंस कवर करेगा। आई शैल ट्राई द एक्टिविटी बाय रैपिंग ए पीस ऑफ सैंड पेपर अराउंड द सेल। सेल की स्मूथनेस चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो? सेल के ऊपर एक रैपिंग पेपर रैप कर लो, टेबल ऐसे ही रहने दो। अब उसे मूव कराओगे तो वो जल्दी रुक जाएगा। फ्रिक्शन इज कोज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस। किस वजह से फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है? जो दो सरफेस हैं उनके अंदर जो इरेगुलरिटीज हैं उनकी वजह से फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। इरेगुलरिटीज किसे कहते हैं बेटा? देखना, ये मेरी फिंगर देखो, यहां से ये ऐसे फिर अंदर गया, फिर ऐसे बाहर आई, फिर अंदर गया, फिर बाहर आई, फिर अंदर गया। ये जो गैप है ना, इसी को इरेगुलरिटी कहते हैं। अब आप टेबल की सरफेस देखो, वो तो बिल्कुल स्मूथ दिखाई देती है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसके अंदर भी छेद हैं, तो वो उसके अंदर इरेगुलरिटीज, हर सरफेस के अंदर इरेगुलरिटीज होती हैं। अगर ये जो इरेगुलरिटीज ज्यादा है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, अगर ये कम है तो फ्रिक्शन कम होगा। ये देखो, ये आपस में ऐसे फंस जाती है मूव करते हुए, जैसे मेरी एक फिंगर दूसरी फिंगर में फंस रही है, तो ये फ्रिक्शन जनरेट करती हैं। ऑन द टू सरफेसेज इन कॉन्टेक्ट इवन दो सरफेसेज विच अपीयर वेरी स्मूथ, कह रहा है कि वो सरफेस जो बहुत स्मूथ दिखाई दे रहे हैं उनके अंदर भी बहुत ज्यादा छोटी छोटी इरेगुलरिटीज होती हैं। इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस लॉक इनटू वन अनदर, जो इरेगुलरिटीज है वो एक दूसरे के अंदर लॉक हो जाती हैं। लॉक, इसी को लॉक होना कहते हैं। देखो ये फिंगर, ये लॉक होगी इधर, ये वाला गैप और ये गैप, फिर ये ऐसे लॉक होना। तो ऐसे जब ये मूव करते हैं तो ये लॉक हो जाती हैं। तो यहाँ तो ये इरेगुलरिटी बड़ी दिखाई दे रही है, लॉकिंग साफ दिखाई दे रही है, लेकिन स्मूथ सरफेस पे हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन होती जरूर है। व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। तो जब हम किसी सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहते हैं तो हमें फोर्स लगानी पड़ती है। क्वेश्चन है क्यों फोर्स लगानी पड़ती है? टू ओवरकम द इंटरलॉकिंग। ये जो इंटरलॉकिंग हुई है इनको खत्म करने के लिए, ताकि धक्का लगा के या खींचकर उन इंटरलॉकिंग को ब्रेक किया जा सके। ऑन रफ सरफेसेस, रफ जो सरफेस है, लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज है, इसलिए ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसलिए आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। तो ये बातें आपको 2-3 बार पढ़ के समझ में आएंगी, याद करनी पड़ेंगी, ताकि आप आंसर जो है वो क्रिएट कर सको। इसमें ये दिखाया हुआ है बुक और टेबल, दोनों के जो सरफेस है वैसे तो बहुत स्मूथ है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो इसमें इस तरह की इरेगुलरिटीज है। ये ऊपर जो है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला, ये बुक का है और नीचे वाला टेबल का है। तो ये जो इरेगुलरिटीज है ये एक दूसरे में फंस जाती हैं और फंसने की वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है। ये अपोज करती हैं मोशन को। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को आप इंक्रीज बढ़ा भी सकते हो और रिड्यूस कम भी कर सकते हो, जरूरत के अकॉर्डिंग, जैसी हमें जरूरत है वैसे। यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन फ्रिक्शन इज डिजायरेबल इन सम सिचुएशन। आपने पहले देखा फ्रिक्शन जो है वो जरूरी है, डिजायरेबल मतलब जरूरी है कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में। हैव यू एवर थॉट व्हाई द सोल ऑफ योर शूज इज ग्रूव्ड?
आपके जूते की जो सोल है, आप जूते और चप्पल देखो, उनके अंदर ग्रूव्स बने हैं, उबड़ खाबड़ डॉट्स हैं, कुछ ऊपर कुछ नीचे, वो बिल्कुल स्मूथ नहीं है, ठीक है। तो ग्रूव्स हैं, ये ग्रूव्स क्यों हैं? इट इज डन टू प्रोवाइड द, अब क्वेश्चन आ जाएगा क्यों, वाई, वाई के बाद क्वेश्चन आ जाएगा, तो आंसर आप लिखोगे क्यों, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है शूज को बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर, ये फ्लोर पे अच्छी पकड़ के लिए बनाए जाते हैं, सो दैट यू कैन मूव सेफली, आप आराम से मूव कर सको। ये जनरेट करता है फ्रिक्शन को, इट जनरेट फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन जनरेट करता है और फ्रिक्शन की वजह से ग्रिप बनती है फ्लोर पे, जिससे आप सेफली मूव कर सकते हो। आप देखोगे देखो, वी सी दैट फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग, ये तो इंटरलॉकिंग शब्द तो बार बार अच्छी तरह से क्लियर कर लो अपने दिमाग में। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग और इरेगुलरिटीज इन द टू सरफेसेस, इट ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज, ये अब याद रखना रिजल्ट है, ये रिजल्ट जो अभी तक आपने पढ़ा टॉपिक में। फ्रिक्शन इंक्रीज इफ टू सरफेसेस आर पास्ड हार्डर, प्रेस्ड हार्डर, दो सरफेस को अगर बहुत प्रेस करके आप मूव कराओगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा। क्यों? देखना, एक हाथ आपका ऐसे, एक दूसरा ऐसे है, आप प्रेस करके ऊपर से नीचे दबा के आगे बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा। क्यों? दबाने से इंटरलॉकिंग जो है एक दूसरे के अंदर ज्यादा फोर्स से बंध हो जाएंगी। तो यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग ए मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट एंड व्हेन ए पर्सन इज सिटिंग ऑन इट। मैट आप खींच रहे हो, मैट पे अगर कोई नहीं है तो आप उसे आराम से खींच लोगे, लेकिन अगर कोई उस पर बैठ जाए तो इसका मतलब वो उस पर प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है तो आपको खींचने में मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर लगाने से फ्रिक्शन बढ़ जाता है। फ्रिक्शन कैसे बढ़ा? इंटरलॉकिंग जो है वो ज्यादा हार्ड हो गई है, एक दूसरे के अंदर ज्यादा फिक्स हो गई है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन लास्ट टाइम यू मूव्ड ए हैवी बॉक्स, आपने एक भारी बॉक्स को खींचा तो ज्यादा फोर्स लगा, लेकिन अगर आप बॉक्स का सामान निकाल के खींचते हो तो कम फोर्स लगता है। रीजन वही फ्रिक्शन। इफ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस, गेट एन एक्सपीरियंस नाउ। व्हाट इज इजियर, मूव ए बॉक्स फ्रॉम रेस्ट और मूव इट व्हेन इट इज ऑलरेडी इन मोशन। अच्छा, एक चीज देखना, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका था, आपके पास आपको एक गाड़ी को धक्का लगाना है, या आप ये बॉक्स, यही टेबल, ये देखो, इसको धक्का लगा रहे हो। शुरू में जब ये रेस्ट पे थी, जब आप धक्का लगाओगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा, लेकिन जब ये मोशन में है तब आप इसे पुश करोगे तो तब फोर्स कम लगेगा। यानी जब रेस्ट पे ऑब्जेक्ट है तो पुश करने में फोर्स ज्यादा लगेगा, और जब मोशन में है तो पुश करने में फोर्स कम लगेगा, क्योंकि मोशन के टाइम जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कम होता है, रेस्ट के टाइम जो स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है उससे। मैंने ग्राफ भी बना के आप लोगों को ये चीज समझाने की कोशिश की थी। ये देखो, इसमें हमने बताया था ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, और ये काइनेटिक। तो काइनेटिक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। आप पहले ज्यादा फोर्स लगाओगे, जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगी तो आपका फोर्स अब कम हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम फ्रिक्शन भी कम है। क्यों कम है? क्योंकि इंटरलॉकिंग को टाइम नहीं मिल पाता। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रही है ऐसे, तो इंटरलॉकिंग को फिक्स होने के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए फ्रिक्शन कम जनरेट हो पाता है। इफ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस, गेट एन एक्सपीरियंस। क्या इजी है, एक बॉक्स रेस्ट पे उसे मूव करना, या एक बॉक्स ऑलरेडी मोशन में उसे मूव करना? तो ऑलरेडी मोशन में उसे मूव करना जो है वो इजी है। ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रेस्ट इज मेजर्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन। जो मैंने तुम्हें स्टैटिक फ्रिक्शन बताया था ना, वो आ गया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब है? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, स्टैटिक। On the other hand, force required to keep the object moving with same speed is measured of sliding friction. जब सेम स्पीड से मूव कर रही है उस टाइम जो फोर्स है उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, जिसको हमने काइनेटिक फ्रिक्शन भी लिखा है। काइनेटिक यानी फ्रिक्शन ड्यूरिंग मोशन, यहाँ पे उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन लिखा है। When the box started sliding, जब बॉक्स स्लाइड करना स्टार्ट हो जाता है, the contact point on its surface do not get enough time। जो अभी हमने डिस्कस किया कि काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम क्यों होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसे इनफ टाइम, डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द अदर फ्लोर, सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। इंपॉर्टेंट।
स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। फ्रिक्शन एंड यू फाइंड इट समवट इजी टू मूव ए बॉक्स ऑलरेडी इन मोशन देन गेट इट स्टार्ट। किसी ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करने से इजी है कि पहले से अगर वो मोशन में तो आप उसे पुश करना स्टार्ट कर दो। फ्रिक्शन ए नेसेसरी एविल। फ्रिक्शन क्या है? नेसेसरी मतलब जरूरी भी है और आपके लिए बुरा भी है। एक जरूरी बुराई है, बुराई जरूरी है और बुरा भी है। कैसे? बहुत सारी ऐसी जगह जहां पे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमारा काम ही नहीं चलेगा और फ्रिक्शन से हमारे नुकसान भी बहुत हो रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों को पढ़ेंगे कि जरूरी क्यों है और फिर ये बुरा क्यों है। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस इट इज, हाँ देखना, रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस इज इट इजी टू होल्ड ए कुल्हड़ अर्थन पोट। कुल्हड़ बोलते हैं ना, मिट्टी का बर्तन, और एक ग्लास टम्बलर। तो कह रहे मिट्टी के अर्धन पोट को पकड़ना आसान है या ग्लास के टम्बलर को पकड़ना आसान है। सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीजी। टम्बलर के आउटर सरफेस पे ग्रीस लगा हुआ, ग्रीस, और एज ए फिल्म ऑफ कुकिंग ऑयल या कुकिंग ऑयल उस पर लगा दिया है। तो किसको पकड़ना ज्यादा आसान है? अर्धन पोट को पकड़ना इजी है। क्यों? क्योंकि ग्रीस और कुकिंग ऑयल की वजह से जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन वो कम हो जाता है। फ्रिक्शन कम होने से हम उसे होल्ड करके नहीं रख सकते, वो हमारे हाथ से स्लिप करके गिर जाएगा। इट वो कह रहा है वुड इट बिकम इजी और मोर डिफिकल्ट टू होल्ड इट? जस्ट थिंक, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन? अगर ग्लास पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या आप उसे पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो हमारे हाथ से स्लिप कर जाएगा। नो। क्यों? बिकॉज इन absence ऑफ फ्रिक्शन वी कैन नॉट फॉर्म ग्रिप। हम ग्रिप पकड़ नहीं बना सकते अगर फ्रिक्शन नहीं है। रिकॉल ऑल्सो डिफिकल्ट इट इज टू मूव ऑन ए वेट मडी ट्रैक। आप एक रास्ता, सड़क है, आपके घर की गली है, तोड़ दी गवर्नमेंट ने नई बनाने के लिए, और बारिश हो गई है, कीचड़ ही कीचड़ है, पत्थर नहीं है, बिल्कुल कीचड़ है, मड, चिकना कीचड़। तो अब आप उस पर चल पाओगे आराम से? नहीं चल पाओगे, फिसल के गिर जाओगे। या आपका जो मार्बल का फ्लोर है उस पर पानी गिरा हुआ है, वाटर, पानी गिरा हुआ है, उस पर भी आपके स्लिप करने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इस केस में जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन वो रिड्यूस हो जाता है, और फ्रिक्शन रिड्यूस होने से हमारे पैरों की जो पकड़ है फर्श पे वो नहीं हो पाती और हम स्लिप करके गिर जाते हैं। कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन? अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम नहीं चल सकते। इसीलिए हमारे जो चप्पल हैं, जूते हैं, उनके नीचे ग्रूव्स बने हैं ताकि फ्रिक्शन जनरेट हो सके। यू कुड नॉट राइट विद पेन और पेंसिल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। देखना, मैं पेन से ऐसे लिख रहा हूं तो ये लिखने का क्या प्रोसीजर है मैं तुम्हें समझाता हूं बेटा। मेरा जो पेन है इसके आगे एक सिलेंडर है ऐसे, और इस सिलेंडर में एक बॉल है जो आधी अंदर की तरफ और आधी बाहर की तरफ है। ध्यान से समझना, ये सिलेंडर है ऐसे, ये सिलेंडर है, और सिलेंडर में एक ये बॉल है जो आधी अंदर और आधी बाहर है, और इसके पिछली तरफ इंक भरी हुई है, यहाँ पे ये इंक भरी हुई है। जब ये पेन चलता है तो ये जो बॉल है, ये वाली बॉल, ये फ्रिक्शन की वजह से रोल होती है, रोल होगी तो पीछे से जो इंक वाला पोर्शन है वो आगे आ जाएगा, और आगे से जो ड्राई पोर्शन है जिसकी इंक पेज पे लग चुकी है वो पीछे चला जाएगा, और इस तरह से पेन की जो इंक है वो पेपर पे आएगी। ऐसे ही पेंसिल है, पेंसिल जब आप चलाओगे तो पेंसिल का फ्रिक्शन की वजह से ग्रेफाइट पेंसिल की लीड से उतर के पेपर पे चिपक जाता है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, नॉट राइट, वी कैन नॉट राइट, नो, हम नहीं लिख पाएंगे पेन से या पेंसिल से अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो। व्हेन योर टीचर इज राइटिंग विथ चॉक, टीचर जो चौक से लिखते हैं बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे, वो भी फ्रिक्शन होगा तभी लिख पाएंगे, फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो भी वहां पे उससे नहीं लिख पाएंगे। इट्स रफ सरफेस रब ऑफ सम चॉक पार्टिकल विच स्टिक टू
सोचो अगर आपका जो ब्लैक बोर्ड है, सोचो अगर आपका ब्लैक बोर्ड है उसके ऊपर आप ऑयल लगा दो तो चौक स्लिप करेगा, चौक स्लिप करेगा तो आप उस पर लिख नहीं पाओगे। आपने देखा भी होगा ब्लैक बोर्ड कहीं कहीं से जो है फ्रिक्शन लेस हो जाता है और वहां पे लिखना पॉसिबल नहीं होता। इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। हम चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दे तो वो स्टॉप नहीं होगी, नेवर स्टॉप, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो। Had there been no friction between the tires of the automobile and road, तो टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन होता है, इसीलिए आपकी गाड़ी के ब्रेक लगते हैं। कई बार देखा होगा किसी की गाड़ी के टायर बिल्कुल घिसे हुए, उसने ब्रेक लगाया तो वो स्केट्स मारना नहीं बोलते हैं, गाड़ी स्लिप करके आगे चली जाती है, रुकती नहीं है। साइकिल के साथ भी ऐसा ही होता है, स्केटिंग्स एक तरह से। तो फ्रिक्शन होगा तो ही प्रॉपर वो ब्रेक लग पाएंगे, रुक पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ब्रेक में भी फ्रिक्शन यूज होता है। आप अपने साइकिल के टायर्स पे देखना कि साइकिल का जो टायर है आपका, जैसे ये टायर है तो इसके साथ ये जो रबड़ लगी होती है दबाने से ये टायर के साथ प्रेस हो जाती है, फ्रिक्शन जनरेट करती है। फ्रिक्शन इतना बढ़ता है कि टायर फिर रुक जाता है। तो ये वो सब जगह बताई जा रही है जहां पे फ्रिक्शन जरूरी है। कहां कहां पे जरूरी है? ब्लैक बोर्ड पे जरूरी है, टायर और रोड के बीच में जरूरी है, ठीक है, आपकी चप्पलों पे जरूरी है, जूतों पे जरूरी है मूव करने के लिए, पेन और पेंसिल के केस में जरूरी है। तो वो ग्लास को, किसी चीज को पकड़ने के लिए जरूरी है। तो ये केस बता रहे कहाँ का फ्रिक्शन जरूरी है। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कुछ केस मेंशन करो जहां पे फ्रिक्शन आपके लिए जरूरी है। तो ये मेन पॉइंट याद रखना। ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए, टायर और रोड के बीच में ब्रेक्स लगाने के लिए, टू अप्लाई ब्रेक्स, रोकने के लिए। कुड नॉट बी स्टार्टेड, अब कह रहा है दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप। गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो सकती, यानी चल भी नहीं सकेगी अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो। आपके साइकिल या गाड़ी के टायर जो है उन के बीच और रोड के बीच फ्रिक्शन होता है, इसलिए टायर जब आगे जाता है रोड को पीछे धकेलता है और रोड आपके टायर को आगे, जिसकी वजह से गाड़ी मूव कर पाती है। बहुत सारा कीचड़ है, वहां पे फ्रिक्शन नहीं है, गाड़ियां फंस जाती है, टायर वहीं घूमने लग जाता है। तो फ्रिक्शन नहीं होगा तो टायर वहीं घूमेगा, गाड़ी आगे जाएगी ही नहीं। तो स्टार्ट होने के लिए भी और गाड़ी को स्टॉप, रुकने के लिए भी, इन दोनों चीजों के लिए फ्रिक्शन की जरूरत है। और मुड़ने के लिए भी, चेंज द डायरेक्शन, मुड़ने के लिए टायर तभी मुड़ेगा, गाड़ी तभी मुड़ेगी जब फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप मुड़ भी नहीं सकते। सोचो कि आगे गली के अंदर कॉर्नर पे कर्व है, आगे कर्व है, आप सीधे जा रहे हो लेकिन यहाँ पे किसी ने ऑयल डाल दिया तो साइकिल ऐसे मुड़ेगी नहीं, वो सीधी स्लिप करके सीधी टक्कर लगा देगी। ये आपको अच्छी तरह पता है। ये जरूर आपने सीन देखा कि ऑयल अगर गिरा हुआ है, स्लिप होगी साइकिल तो मुड़ेगी नहीं, सीधी चली जाएगी। तो मुड़ने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और रोकने के लिए, इन सब के लिए फ्रिक्शन की जरूरत होती है।